मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे दूसरे लेक्चर में। अब देखेंगे आज कि क्या क्या हमने पिछली बार पढ़ा था। तो पहले पिछले का रिवीजन स्टार्ट करते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे आई की थ्योरी। तो हमने पढ़ा क्या था? हमने पढ़ा था क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर होता क्या बच्चों? क्वांटम नंबर है इलेक्ट्रॉन का एड्रेस। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन की क्या क्या पोजिशंस होती हैं, इलेक्ट्रॉन में कौन से ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं, यही सब क्वांटम नंबर में डिफाइन करता है। तो हमने पढ़ा था 4 क्वांटम नंबर होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर l, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m और स्पिन क्वांटम नंबर s। तो हमने क्या देखा था कि l की वैल्यू 0 to n-1 होती है, f की वैल्यू -l to +l होती है और स्पिन प्लस हाफ या माइनस हाफ होता है। तो ये हमने पढ़ा था। अब देखते हैं आगे, कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ बच्चों, एग्जांपल्स को देखेंगे समझेंगे। बच्चों क्वेश्चन में दिया रखा है कि n 3 है और l की वैल्यू 2 है, तो ये किस ऑर्बिटल को डिनोट कर रहा है? देखिए बच्चों, n 3 क्या बता रहा है? तो सेल के बारे में बता रहा है, कौन सा सेल है, सेल नंबर। l = 2 बता रहा है कौन सा ऑर्बिटल है, तो ये p ऑर्बिटल है। तो ये कौन सा ऑर्बिटल को शो किया बच्चों? 3p को। ये 3p डिनोट कर रहा है। इसी तरह से बच्चों अगर n 2 है, l 0 है, तो l 0 किसको डिनोट करता है बच्चों? l 0 डिनोट करता है सब सेल को। तो कौन सा ऑर्बिटल हो गया बच्चों? ये हो गया 2s ऑर्बिटल। तो ये टाइप 1 हुआ बच्चों, ये टाइप 1 एग्जांपल हुआ। इसमें इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, n की वैल्यू दे रखेगी, l की वैल्यू दे रखेगी, पूछेगा कौन सा टाइप का ऑर्बिटल है, तो इस तरह से बनाएंगे। अब देखिए टाइप 2 को। जो टाइप 2 इस तरह का है कि वो आपको ऑर्बिटल सेल नंबर दे रखेगा। मान लीजिए सेल नंबर 3 दे रखा है, n = 3। अब पूछेगा इसमें कौन कौन से टाइप के ऑर्बिटल पाए जाते हैं। तो देखिए बच्चों, कौन कौन से ऑर्बिटल पाए जाएंगे, तो इसके l की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। तो l की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 0 to n-1। और m की वैल्यू क्या होगी बच्चों? m की वैल्यू होगी -l to +l। देखिए l की वैल्यू कौन कौन सी हुई? l की वैल्यू हो गई 0, l की वैल्यू हो गई 1 और l की वैल्यू क्या हो गई 2। तो m क्या हो बच्चों? l 0 तो m क्या हो गया? m भी 0 हो गया। l अगर 1 है तो m की वैल्यू क्या होगी? -1, 0 और +1। और m अगर 2 है, l 2 है तो m की वैल्यू क्या होगी? -2, -1, 0 और +1। तो ये कौन सा सबसे लो बच्चों? ये 3s हो गया। ये कौन सा हुआ? ये 3p हुआ और ये 3d हुआ। तो ये हुआ बच्चों आपका क्वेश्चन। अब हम आगे की थ्योरी पढ़ेंगे। अब आगे हम पढ़ेंगे शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या पढ़ेंगे बच्चों? शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। देखिए जो शेप डिफाइन करने के लिए पहले हमने एक फंक्शन डिफाइन किया जो है साई फंक्शन। साई, ये साई फंक्शन। मतलब साई फंक्शन क्या है? साई फंक्शन एक वेव ऑर्बिटल फंक्शन है। ये क्या है बच्चों? वेव ऑर्बिटल फंक्शन है जिसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, फिजिकल मीनिंग नहीं है। बस एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है, मैथमेटिकल फंक्शन है। ये है साई फंक्शन। एक साइंटिस्ट हुए बच्चों जिनका नाम था मैक्स बॉर्न, जर्मन फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था मैक्स बॉर्न। मैक्स बॉर्न ने बोला कि साई स्क्वायर मतलब वेव फंक्शन का स्क्वायर जो कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन देता है। जहां प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन 0 हो जाए उस पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? नोड्स बोलते हैं। तो देखिए साई स्क्वायर, साई स्क्वायर क्या है?
प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। साइज स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो यहाँ पे साइज स्क्वायर 0 हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे नोड। और साइज स्क्वायर बच्चों आर का फंक्शन होता है, साइज स्क्वायर एक फंक्शन होता है। तो आर के इनवर्सली वेरी करता है साइज स्क्वायर। साइज स्क्वायर कैसे वेरी करता है? आर के इनवर्सली वेरी करता है। अगर साइज स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1/r मतलब इनवर्सली वेरी करता है। तो अगर आर कम है बच्चों, साइज स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर आर स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा है, आर की वैल्यू अगर ज्यादा है, साइज स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी बच्चों? कम होगी। तो बच्चों देखिए, ये है साइज स्क्वायर जो वैरी कर रहा है। और कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, कुछ प्लेस ऐसे होते हैं जहाँ पे साइज स्क्वायर क्या होता है? कांस्टेंट जाता है। और जब साइज स्क्वायर कांस्टेंट हो तो बच्चों तो एक डायग्राम बनता है इलेक्ट्रॉन रीजन का, उसको बोलते हैं बाउंड्री सरफेस डायग्राम। तो हम आज सीखेंगे बाउंड्री सरफेस डायग्राम अलग अलग ऑर्बिटल्स का, अलग अलग ऑर्बिटल्स का कौन कौन सा बाउंड्री सरफेस डायग्राम होता है। बाउंड्री सरफेस डायग्राम देखिए बच्चों, एस ऑर्बिटल के लिए बाउंड्री सरफेस डायग्राम हम बनाएं तो ये होता है स्फेरिकल। क्या था तो बच्चों? ये होता है स्फेरिकल। क्या था बच्चों? स्फेरिकल इन शेप होता है। बच्चों ये इसकी कितने डायग्राम बनेंगे ये डिपेंड करेगा एम पे। एम पे क्यों डिपेंड करेगा? क्योंकि एम ही बताता है कि कितने ऑर्बिटल्स हैं। तो एस 0 है तो एम क्या हो गया बच्चों? 0। अगर एल 0 है तो एस क्या होता है? 0। सॉरी बच्चों, मैंने गलत बोल दिया। अगर एल 0 है तो क्या होगा? एम 0। तो एम 0 का मतलब एक वैल्यू, तो एक वैल्यू मतलब एक ऑर्बिटल। तो ये एस पे एस ऑर्बिटल आएगा स्फेरिकल। और देखिए पी ऑर्बिटल्स के लिए क्या होता है? तो पी के लिए क्या होता है बच्चों? एल पी के लिए एल की वैल्यू होती है -1, 0 और +1। ये 3 वैल्यू होती है। एम की वैल्यू ये एम की वैल्यू होती है बच्चों -1, +1, 0। एल की वैल्यू क्या होती है? 0 और 1। तो देखिए बच्चों, क्योंकि एम की 3 वैल्यू होती है, 3 डिफरेंट वैल्यू, तो हम यहाँ पे देखेंगे पी ऑर्बिटल्स के लिए 3 डिफरेंट वैल्यू होगा। तो बच्चों ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो ये पी एक्स होता है। अगर ये बाई एक्सिस के लॉन्ग है तो ये पी वाई होगा। और अगर ये जेड एक्सिस के लॉन्ग है तो पी जेड होगा। देखिए बच्चों इसका शेप कैसा है? शेप है डंबल का। जैसे डंबल होता है उसी शेप का ये भी है, इसलिए इसको डंबल शेप बोलते हैं। तो ये था हमारा पी ऑर्बिटल्स, जिसमें 3 डिफरेंट ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, 3 डिफरेंट शेप आएंगे, पीएक्स, पीवाई और पीजेड। तीनों बच्चे इससे म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। पीएक्स, पीवाई, पीजेड तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं।
और कोई जरूरी नहीं बच्चों कि a माइनस वन इक्वल्स टू पी एक्स होगा और 0 के लिए पी जेड होगा या फिर 1 के लिए पी वाई होगा, किसी की कोई वैल्यू हो सकती है। जैसे डिनोशन है और इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमने पढ़ा था ना, साइज स्क्वायर कांस्टेंट है, मतलब इस रीजन में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की डेंसिटी है, प्रोबेबिलिटी है इसी रीजन में इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो बच्चों हमने देखा ये से पता बच्चों इस रीजन में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इस रीजन में 90% इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये रीजन है हमारा दो लोगों का, इसमें 90% इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ऐसा क्यों 100% क्यों नहीं पाए जाते? तो ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि अगर आर वेरी कर रहा है तो आर तो जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक वेरी करेगा। तो जहां पे जीरो है वहां पे इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सबसे कम है, वहां पे नोड्स बन रहे हैं। देखिए आर टेंड्स टू जीरो, आर टेंड्स टू जीरो, तो साई स्क्वायर क्या होगा, साई स्क्वायर मैक्सिमम होगा। साई स्क्वायर क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम होगा। साई स्क्वायर मैक्सिमम हो तो यहाँ इलेक्ट्रॉन पाने जाने की डेंसिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। अगर साई स्क्वायर अगर आर टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाए, अगर आर टेंड्स टू इन्फिनिटी हो गया तो साई स्क्वायर क्या होगा बच्चों, साई स्क्वायर की वैल्यू जीरो हो जाएगी। साई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। साई स्क्वायर की वैल्यू जीरो हो जाएगी, जीरो नहीं होगी, टेंस टू जीरो, फिर कुछ ना कुछ तो वैल्यू होती है। तो इधर बच्चों इन्फिनिटी में कुछ इलेक्ट्रॉन पाए जाते होंगे, इसलिए हम इसको इस रीजन को सिर्फ 90% इलेक्ट्रॉन तक खोल पाते हैं, 100% नहीं बोलते हैं, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन तो कहाँ पाए जाएंगे, इन्फिनिटी पाए जाएंगे, और इन्फिनिटी तक हम डायग्राम बना नहीं सकते। इन्फिनिटी तक डायग्राम बना नहीं सकते, इसलिए हम इस बाउंड्री रीजन को सिर्फ बोलते हैं क्या, इस बाउंड्री रीजन में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 90% इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे डी सब सेल को। डी सब सेल को, तो डी सब सेल में बच्चों एम की वैल्यू क्या होगी, एम की वैल्यू होगी -2, -1, 0, +1 और +2। 5 डिफरेंट वैल्यूज हैं बच्चों, यहाँ पे 5 डिफरेंट सेट्स बने। तो हम एक एक करके सब सेट को देखते हैं। तो देखिए तो ये dxy है, एक लोब जो है उसका जेड के अलॉन्ग है, तो इसलिए ये dxy है। और दूसरा देखिए बच्चों, ये तो dx जेड है। ये बच्चा हमारा dy/z। देखिए डबल डंबल शेप का, डबल डंबल आपको दिखेगा होगा, इसमें 2 डंबल शेप बन रहा है, जिसे डबल डंबल शेप बोलते हैं। ये हो गया हमारा चौथा ऑर्बिटल bx² - y²। ये सिर्फ नोटेशन, ऐसा कुछ नहीं, ये नाम कहाँ से आया, ये सिर्फ दिखाने का तरीका है। ये dx² - y², ये हमारे 4 ऑर्बिटल्स हो गए। और पांचवा देखिए, पांचवा बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, पांचवा का शेप बड़ा ही सुंदर सा फलन शेप बनता है।
ये हमारा बच्चों डी जेड स्क्वायर। ये थे 5 डी ऑर्बिटल्स जिनको हमने देखा समझा। बच्चों यही 5 हमको डी तक ही पढ़ना है, क्योंकि एफ से और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आते हैं जो कि आपको हायर स्टडीज भी पढ़ना है। तो हम डी ऑर्बिटल तक देखेंगे कि डी ऑर्बिटल तक कैसे कैसे शेप होते हैं। तो आपने देखा और समझा। अब देखेंगे बच्चों हम एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। अब क्या देखेंगे? अब देखेंगे एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। बच्चों इसको समझाने के लिए मैं लेता हूँ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन बच्चों जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 1s1, 2s0, 2p0, 3s0 एंड so on। ऐसा क्यों बच्चों? ऐसा इसलिए कि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से एक ही होता है, तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है पहला ऑर्बिटल में, 1s में। तो देखिए बच्चों, अगर इसका मैं ऑर्बिटल डायग्राम बनाता हूँ तो ये है 1s जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, क्या पॉजिटिव स्पिन करेगा नेगेटिव स्पिन करेगा। मान लिया मैंने पॉजिटिव स्पिन कर रहा है। और ये 2s ऑर्बिटल जो कि वैकेंट पड़ा है, ये 2p ऑर्बिटल जो कि ये भी वैकेंट पड़ा है। यहाँ देखिए बच्चों 1s की एनर्जी जो है वो सबसे ज्यादा है। क्यों है? सॉरी, सबसे कम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये न्यूक्लियस से सबसे नजदीक है। जो न्यूक्लियस से नजदीक होता है बच्चों उस पर इफेक्टिव चार्ज लगता है, जेड इफेक्टिव बोलते हैं उसको, इफेक्टिव चार्ज। न्यूक्लियस क्या करता है? न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि न्यूक्लियस के पास क्या पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन। तो प्रोटॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आएगा, न्यूक्लियर चार्ज जिसे बोलते हैं जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो एक न्यूक्लियर चार्ज आया इस इलेक्ट्रॉन से जो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसमें सबसे कम एनर्जी पाई जाएगी। सबसे कम एनर्जी किसमें होगी बच्चों? 1s में। इससे ज्यादा एनर्जी किसमें है? 2s में। और इसी के बराबर भी 2p की एनर्जी है। इससे ज्यादा एनर्जी है 3s की, और फिर इसी के बराबर 3p की एनर्जी है, 3d की एनर्जी है। बच्चों ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि 2p ऑर्बिटल और 2s ऑर्बिटल दोनों खाली हैं, दोनों के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अभी दोनों का एनर्जी स्टेट क्या है? अभी दोनों का एनर्जी स्टेट इक्वल है। और जो ऑर्बिटल जिनका एनर्जी स्टेट इक्वल होता है, जैसे इनका इक्वल है, इनका इक्वल है, इनको हम बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं बच्चों? डीजेनरेट ऑर्बिटल। फिर हाइड्रोजन का केस। अब देखते हैं हम लिथियम का केस को। लिथियम का बच्चों का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे दिखाएगा? 1s2, 2s1 और 2p0। तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है, अगर 0 यहाँ है तो आगे भी सब में क्या होगा? 0 ही होगा। तो इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाए तो कैसा बनेगा बच्चों? ये 1s ऑर्बिटल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव स्पिन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या? नेगेटिव स्पिन का। अभी टेंशन मत लीजिए, मैं बताऊंगा कैसे इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है, किस ऑर्डर में फिल होते हैं, कब डबल फिल होते हैं, कब सिंगल फिल होते हैं, मैं सब बताऊंगा आपको। तो ये था ऑर्बिटल डायग्राम लिथियम का। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे 2s में एक इलेक्ट्रॉन है, 2p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। यहाँ पर एनर्जी का ऑर्डर लिखते हैं हम, एनर्जी का ऑर्डर। तो क्या होगा बच्चों? 1s की एनर्जी जो है वो 2s से कम है, और 2s की एनर्जी क्या है बच्चों? 2p से कम है। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि अब 2s में इलेक्ट्रॉन है, पहले 2s में इलेक्ट्रॉन नहीं था, अब 2s में इलेक्ट्रॉन है। तो अब दोनों बाइफरकेट करेंगे। अब इसकी एनर्जी जो है कम है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, तो दोनों बाइफरकेट करेंगे। और यहाँ पे ऑर्डर क्या आया कि 2s की एनर्जी 2p से ज्यादा है। और इसी को हम समझेंगे कि किसकी एनर्जी कितनी होती है। तो अब समझते हैं कि किस ऑर्बिटल की कितनी एनर्जी होती है।
तो हम क्या करते हैं बच्चों, एनर्जी को दिखाने के लिए हम लिखते हैं n प्लस एल, n प्लस एल इक्वल्स टू एनर्जी। ये सिर्फ एक डिनोशन है, ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सिर्फ एक तरीका है समझने का। n प्लस एल इक्वल्स टू एनर्जी। तो बच्चों हम यहाँ n लेते हैं, यहाँ l लेते हैं और यहाँ एनर्जी लिखते हैं। तो पहले n इक्वल्स टू 1 लिया, l क्या होगा बच्चों, l 0 आएगा। यहाँ पे ऑर्बिटल भी लिख देता हूँ, ऑर्बिटल कौन सा है। तो इसकी एनर्जी क्या होगी, 1 प्लस 0 बराबर 1। ये कौन सा ऑर्बिटल है, 1s। अब n इक्वल्स टू हो गया, तो l की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, l की वैल्यू आएगी 0 और 1। तो अगर 0 है तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, और 1 है तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो ये क्या हो गया, 2s, और ये क्या हुआ, 2t। और n इक्वल्स टू 3 लेता हूँ, तो l की वैल्यू क्या आएगी, 0, 1 और 2। इसी करस्पॉन्डिंग क्या आया, 3, 4 और 5। 3s, 3t और 3d। अब यहां देखिए बच्चों, ये दो ऑर्बिटल्स 2p और 3s, इन दोनों की एनर्जी क्या है, दोनों की एनर्जी सेम है, 3 3। तो ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, इनको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलेंगे। इसलिए तो बच्चों अगर n 4 ले 5 ले तो आगे समझ में आए। तो आपको समझ में आ रहा है कि 1s की एनर्जी 2s से कम है, 2s की एनर्जी 2p से कम है, यहाँ पे 3p की एनर्जी 3d से कम है, और 3s की एनर्जी 3p से कम है। ऐसे ऐसे 4 5 6 लेके आगे हम ऐड करते जाएंगे और देखते जाएंगे। अब समझिए बच्चों फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं। फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी तक आपने देखा था ऑर्बिटल की एनर्जी कैसे निकली थी, n प्लस एल की वैल्यू से ऑर्बिटल की एनर्जी निकल रही थी। फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल, तो फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स के लिए बच्चों 3 प्रिंसिपल हैं, अबाउ प्रिंसिपल, कॉलेज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और वुड्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो बच्चों अबाउ प्रिंसिपल क्या है, अबाउ वर्ड एक जर्मन वर्ड है। अबाउ का मतलब होता है बिल्डअप करना, मतलब फिलिंग करना। तो अबाउ प्रिंसिपल क्या करता है, अबाउ प्रिंसिपल कहता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वहां भरे जाएंगे जहां पे कम एनर्जी है, कम एनर्जी स्टेट है। तो सबसे कम एनर्जी स्टेट हमने कहाँ देखा था, 1s ऑर्बिटल में। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाएंगे, 1s ऑर्बिटल में, फिर 2s में, फिर 2p में। तो यही इनका ऑर्डर होता है। फिर आते हैं कॉलेज। कॉलेज का कहना होता है कि कॉलेज का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, कहते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास 4 सेम क्वांटम नंबर नहीं हो सकते। नो इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम 4 क्वांटम नंबर। अगर मान लीजिए हम n इक्वल्स टू 2 ले रहे हैं, तो l की वैल्यू क्या है, 0 और 1। तो यहाँ पे 2s ऑर्बिटल आया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो आपको लग रहा है दोनों की सेम एनर्जी हो गई। हाँ एनर्जी सेम है, पर चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं है। क्यों बच्चों, n 2 है, l 0 है, m भी 0 है। पर s देखिए, अगर एक का s प्लस हाफ है तो एक का s माइनस हाफ है। तो यही पॉलिस ने कहा था कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता है। इसको बोलते हैं पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब देखेंगे हून्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हून्स रूल क्या करता है, तो हून्स रूल कहता है कि इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरे जाएं ताकि उनका मल्टीप्लिसिटी हो वो मैक्सिमम। तो हम लेते हैं बच्चों सोडियम एटम। सोडियम का इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो अब देखिए बच्चों कैसे इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करें। तो पहले सबसे कम एनर्जी का ऑर्बिटल कौन था बच्चों, 1s। तो 1s में और पहले इलेक्ट्रॉन फिल किए गए, एक इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा पेयरिंग हुआ, फिर 2s ऑर्बिटल आया बच्चों। 2s ऑर्बिटल में पहले एक इलेक्ट्रॉन गया, फिर इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा,
फिर आएगा 2p ऑर्बिटल। 2p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 होते हैं। तो हूड्स रूल क्या करता है कि पहले पेयरिंग नहीं करेंगे हम, पहले क्या करेंगे, पैरेलल इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, उसके बाद पेयरिंग, उसके बाद पेयरिंग। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चों कि देखिए एक का प्लस हाफ है, दूसरे का माइनस हाफ है, तो दोनों का स्पिन मिला के क्या हो गया? 0। इसमें प्लस हाफ माइनस हाफ 0, प्लस हाफ माइनस हाफ 0, क्या मल्टीप्लिसिटी क्या होगी? 0 हो गई। पर अगर हम इसको लेते हैं, मान लीजिए हाफ फील्ड होता है, हाफ फील्ड, तो हाफ फील्ड में क्या होता है बच्चों? इसका स्पिन क्या हुआ? प्लस हाफ, इसका स्पिन क्या हुआ? प्लस हाफ, इसका स्पिन क्या हुआ? प्लस हाफ, फिर क्या हो गया? 3/2। तो मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी? 3/2। तो ये देखिए हूड्स रूल का यही कहना था कि पहले इलेक्ट्रॉन पैरेलली भरे जाएंगे, मतलब सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर उनका पेयरिंग होगा ताकि उनका जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो मैक्सिमम आए। तो हम देखें सोडियम एटम को, तो 2p6 ये पेयर्ड हो गए बच्चों, और 3s1 ये हमारा सोडियम है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने देखा, ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन आपने देखा, तो ऑर्बिटल्स में कैसे इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ये था फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं बच्चों में एक इफेक्ट जिसको बोलते हैं शिल्डिंग इफेक्ट। शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है? शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है? शिल्डिंग इफेक्ट है बच्चों कि देखिए ये एटम है, जिसका ये न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिटल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। फिर बच्चों बाहरी इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है? 3s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन वो अंदर की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, किससे? न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस से क्या हो रहा है? न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, उनकी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या हो रहा है? अट्रैक्शन हो रहा है, तो ये आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं। न्यूक्लियस क्या कर रहा है? इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, पर बाकी इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? बाकी इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर रहे हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन इसका रिपल्सन कर रहे हैं। ये शिल्डिंग है, एक ये शील्ड की तरह काम कर रहे हैं। जो बाकी इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं? शील्ड की तरह काम कर रहे हैं, वो इस इलेक्ट्रॉन को अंदर आने नहीं दे रहे हैं, उसको रिपेल करते जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी फेमस आदमी के पास पहुंचने वाले हैं, उसके चारों तरफ बॉडी गार्ड्स होते हैं, एक लेयर, 2 लेयर, जेट सिक्योरिटी देखिए, 10 लेयर का सिक्योरिटी होता है। तो पहले एक पोर्ट से आप टकराइए, फिर अंदर जाइए, फिर दूसरे से टकराइए, तीसरे लेयर से टकराइए। उसी तरह से यहाँ पे हो रहा है, क्या कर रहा है? 2p का इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है। उससे ज्यादा रिपल्सन कौन देगा? उससे ज्यादा रिपल्सन ये 1s का इलेक्ट्रॉन देगा। ये रिपल्सन हो रहा है, पहले आप बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से रिपेल करवा रहे थे, फिर अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से रिपेल हो रहा है। तो ये शील्डिंग इफेक्ट है। इससे क्या होता है बच्चों? इससे एनर्जी चेंज हो जाती है। तो s ऑर्बिटल की एनर्जी जो होती है p ऑर्बिटल से कम होती है, p की d से कम होती है और d की f से कम होती है। ये क्यों है बच्चों? ये शील्डिंग इफेक्ट का ये इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा अंदर वाला वो और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो हमने देखा शील्डिंग इफेक्ट। बच्चों आपने शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल तो देख लिया, अब समझिए कि शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल में और क्या होता है। तो देखिए बच्चों 1s ऑर्बिटल जो है इसका शेप 2s ऑर्बिटल से छोटा होता है। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? ऐसा इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे n बड़ा हो गया, यहाँ पे n इक्वल्स टू क्या था? 1 था, और यहाँ पे n इक्वल्स टू क्या है? 2 है। तो n इक्वल्स टू 2 का मतलब क्या हुआ? हम सेंटर से दूर की ओर जा रहे हैं। ये पहला ऑर्बिटल है, ये दूसरा ऑर्बिटल। तो हम क्या कर रहे हैं? न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, सेंटर से दूर जा रहे हैं, तो साइज क्या हो रही? बढ़ रही, दूरी तो n जैसे वजह से बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है। 1s की साइज 2s से छोटी होगी, 2p की साइज 3p से छोटी होगी।
3D की साइज 4D से छोटी होगी। तो आप ये सब समझ गए होंगे। जैसे जैसे n बड़ा होगा साइज बड़ा होता जाएगा। तो फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स में देखेंगे बच्चों, हमें समझा था एनर्जी की, कैसे एनर्जी इसकी ऑर्बिटल्स की आती है, n+l से एनर्जी निकलता है, n+l की एनर्जी। आप आगे करके देखेंगे, मैंने n=3 तक करके दिखाया था, आप आगे n4 n5 लेके देखेंगे तो सबकी एनर्जी आएगी। तो देखिए एनर्जी कैसे, इलेक्ट्रॉन फिल कैसे होता है, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 5g 6x 6p 6p एंड सो ऑन। तो एनर्जी ऐसे ऐसे फिल होता है इलेक्ट्रॉन। इसे पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s, इसे से इलेक्ट्रॉन फिल होता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए यहाँ पे पहले 4s भरा रहा है, फिर 3d भरा रहा है, तो 4s की एनर्जी क्या होगी, n=4 l=0 4, और 3d में क्या बचा, n=3 l=2 5। ये 4s ऑर्बिटल है और ये 3d ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे 4s की एनर्जी क्या है, 3d से कम है। तो पहले कौन फिल हुआ बच्चों, पहले फिल हुआ 4s ऑर्बिटल। और आपने यहाँ देखा था 2p और 3s, 2p और 3s, 2p ऑर्बिटल मतलब n क्या हुआ 2, l क्या हुआ 1, इसकी एनर्जी क्या हुआ 3, 3s मतलब n3, l0 मतलब 3, और दोनों की एनर्जी सेम थी, हमने देखा था दोनों की एनर्जी सेम है। तो पहले फिलिंग किसकी होगी, जब ऐसा होता है बच्चों, जब दोनों ऑर्बिटल डीजेनरेट हो जाते हैं, दोनों की एनर्जी सेम हो जाती है, जिसका n छोटा होता है पहले उसमें फिलिंग होती है, जिसका n कम है पहले उसमें फिलिंग होती है, फिर जिसका n ज्यादा उसमें फिलिंग होती है। यह फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ गया, ये इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होता है। तो आपने इलेक्ट्रॉन फिलिंग समझ गया, तो अब देखें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो मैं इतनी देर से लिख रहा था तो उसको समझिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है क्या बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है इलेक्ट्रॉन को उसके फिलिंग ऑर्डर में लिखना। इलेक्ट्रॉन को उसके फिलिंग ऑर्डर में लिखना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का है। जैसे हम हाइड्रोजन को लिए, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, तो किसमें जाएंगे, पहले 1s में जाएंगे, 1s1। ये 1 डिनोट करता है कितने इलेक्ट्रॉन है उस ऑर्बिटल में, 1s में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है 0, और 2p में कितने हैं 0। और क्योंकि ये 0 है तो आगे लिखने की हमें जरूरत नहीं है, हम यही समझ गए कि अब आगे लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन था जो कि 1s में पाया जाता है। इसी तरह हम लिखते हैं आयरन, आयरन में कितना होता है बच्चों 26, कितना होता है इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 26। इसे कन्फिगरेशन लिखते हैं तो क्या होगा बच्चों 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बच्चों आयरन का। तो देखिए बच्चों पहले किसमें फिल हुआ इलेक्ट्रॉन 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, 3p में, फिर 4s में, उसके बाद 3d में। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का हमारा आयरन का। इसी तरह से बच्चों आप भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लेंगे, जो हमने फिलिंग ऑर्डर बताई थी आपको, तो फिलिंग ऑर्डर का इस्तेमाल करके आप कन्फिगरेशन लिख सकते हैं।
अब समझेंगे स्टेबिलिटी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। वो जो समझेंगे कि कंप्लीटली फील्ड या हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल क्यों ज्यादा स्टेबल होता है। वैसा इसलिए बच्चों क्योंकि नेचर हमारे सिमेट्री को प्रेफर करती है। सिमेट्रिकल जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहां पे नेचर उसको प्रेफर करती है, वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फील्ड होता है जैसे 1s ऑर्बिटल 1s2 1s2 ये कंप्लीटली फील्ड है, तो इसमें सिमेट्री है, एक सिमेट्रिकल ओरिएंटेशन है, सिमेट्रिकल प्रेजेंटेशन है, दोनों इलेक्ट्रॉन फील्ड है, सिमेट्री आ रही है, इसलिए इसको नेचर प्रेफर करता है और ज्यादा स्टेबल होता है। और हाफ फील्ड ऑर्बिटल क्यों स्टेबल होता है बच्चों, हाफ फील्ड को देखते हैं जैसे 3p3 क्या होता है 3p3 p ऑर्बिटल है, 3 डब्बे होंगे, एक इलेक्ट्रॉन भरा, तो ये भी सिमेट्रिकल है। पर इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें एक्सचेंज एनर्जी होती है। एक्सचेंज एनर्जी क्या बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल में एक्सचेंज हो सकता है, दूसरे ऑर्बिटल में जा सकता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि तीनों की एनर्जी क्या है, सेम है। तो सेम एनर्जी वाले में इलेक्ट्रॉन आपस में एक्सचेंज होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो ये एनर्जी को रिलीज करेगा, जिसको हम बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। जब एनर्जी रिलीज होती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, जितना कम एनर्जी उतना ज्यादा स्टेबिलिटी, ज्यादा एनर्जी कम स्टेबिलिटी। जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे घर में जब माँ बाप नजदीक होते हैं तो उनकी एनर्जी कम होती है, वो थोड़ा शांत होते हैं, स्टेबल होते हैं। घर से दूर जाते हैं क्या होता है, पूरा उछल कूद मचाते हैं, धूल धड़का करते हैं, उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। जो न्यूक्लियस से नजदीक होता है उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, उसकी ज्यादा चांस होती है इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखने की। जब न्यूक्लियस हम दूर जाते जाते हैं तो एनर्जी बढ़ती जाती है, स्टेबिलिटी कमती जाती है। एनर्जी क्या होता है बच्चों, एनर्जी होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो हम यहाँ देख रहे थे क्या बच्चों कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पास स्पेस है एक्सचेंज होने का, तो ये आपस में एक्सचेंज करेगा, एक्सचेंज करे तो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी रिलीज करेगा तो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। अगर मान लीजिए पेड़ होता तो अब तो 2 ही स्पेस है एक्सचेंज होने के लिए, तो एक्सचेंजिंग स्पेस कम गया, मतलब एक्सचेंज करने का एक्सचेंज एनर्जी अब कम गई, अब वो कम एक्सचेंज करेगा। इस तरह से बच्चों क्या हुआ, एक्सचेंज एनर्जी कम गई, स्टेबिलिटी कम गई। तो यही होता है बच्चों, हाफ फील्ड ऑर्बिटल इसीलिए ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि उसके पास एक्सचेंज करने का अपॉर्चुनिटी ज्यादा होता है, तो एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होता है। धन्यवाद बच्चों गौर से सुनने के लिए, समझने के लिए। और आज यहीं तक, अगले लेक्चर में फिर मैं आपको और चीजें बताऊंगा।